गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में कविता ध्वनि का भावार्थ पढ़ा था, आज हम इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो साथ साथ में उसे नोट डाउन कर लेना। देखिए, सबसे पहला है कि इसमें प्रश्न उत्तरों में शब्द सीमा नहीं दे रखी है। कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, मतलब 20 से 30 शब्दों के अंतर्गत भी आ सकता है, 40 से 50 के अंतर्गत भी आ सकता है, या फिर जो 2 क्वेश्चन है उनको मर्ज करके साथ में मिला के भी पूछा जा सकता है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत रूपी जवानी का आगमन हुआ है, जिसका सदुपयोग कर वे दूसरों के जीवन में उत्साह का संचार कर देगा, है ना। वह उनके आलस्य निराशा को दूर भगा देगा। इसलिए कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका उत्तर पीछे कविता में भी लिखा हुआ है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपना सौपन मृदुल कर निंद्रित कलियों पे हाथ फेरना चाहता है, उन्हें जगाना चाहता है। साथ ही वो अपने अमृत सहर्ष प्राणों से उन्हें सींचना चाहता है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उसे अपने नवजीवन अमृत प्राणों से सींचना चाहता है। फिर देखिए, कविता से आगे का, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है, आपस में चर्चा करो। वैसे तो ये चर्चा का ही प्रश्न है, परंतु फिर भी यदि पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा कि वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसंत के आगमन से जो संपूर्ण धरती है, धरा है, उसका श्रृंगार हो जाता है। वसंत एक ऐसा मौसम है जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, जो प्रकृति है वो अपने सुंदरतम रूप में नज़र आती है। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि प्रकृति का उस समय श्रृंगार हो जाता है नए नए फूलों से, नए नए पत्तों से। सेकंड देखिए, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे वैसाखी आती है ना। उसी के साथ में पोंगल मनाया जाता है वसंत के आगमन पर ही। तो पूरे भारतवर्ष में अनेक त्योहारों का आगमन होता है, और नौरोज़ का जो त्यौहार होता है वो भी वसंत के आगमन में मनाया जाता है ना। तो इसमें एक निबंध लिखना है, आप कोई भी एक त्यौहार पर लिख सकते हो। सेकंड देखिए, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर भी विस्तृत होगा। ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में, उसके रहन सहन खान पान में भी परिवर्तन आता है। जैसे सर्दी के दिनों में हम गर्म भोजन पसंद करते हैं, गर्म वस्त्र पसंद करते हैं, तो इसके विपरीत गर्मियों में ठंडे वस्त्र, सूती वस्त्र व खाने के स्थान पर हम पीना अधिक पसंद करते हैं। साथ ही जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो हमारा मन भी उमंग से भर उठता है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन से गहरा प्रभाव है, उदाहरण सहित इसे समझा सकते हो। सेकंड देखिए, अनुमान और कल्पना में तो कुछ इतना है नहीं कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर भोर, वन वन टूटे हैं, होली मची है ठोर ठोर। तो इसमें फागुन ऋतु का वर्णन बताया गया है ना, क्योंकि होली किस में आती, फागुन माह में आती। दूसरा देखिए, सौपन भरे कोमल कोमल हाथों की अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हम फूल पौधों के लिए क्या करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें प्रतिदिन पानी देंगे, उन्हें सींचेंगे, साथ ही उनकी पशुओं से रक्षा करेंगे ताकि वो उन्हें ना खा पाए, है ना। समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई करेंगे। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर ये जो भाषा की बात है, ये हमेशा ग्रामर से, व्याकरण से संबंधित होता है, ठीक है। तो देखिए, हम इस पे अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। हरे हरे पुष्प पुष्प, अब ये कैसे शब्द है, जब एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसे हम पुनरावृत्ति शब्द कहते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब पुनः जिसकी आवृत्ति की जाए। जैसे हरा एक बार शब्द आया, दोबारा फिर से आया, दोनों बार, इसका अर्थ क्या है, एक ही है। तो ये शब्द कौन से शब्द हो जाएंगे, पुनरावृत्ति शब्द, ठीक है। जैसे लाल लाल, पीले पीले, छोटे छोटे,
है ना। तो ये सब पुनरावर्ती शब्द है। तो अगर आवर्ती शब्द लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर देखिए, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण, अब इसमें विशेषण के बारे में बताया गया है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी में लिख सकते हैं विशेषण, उसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, है ना। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक जो किसी वस्तु के गुण दोष बताता है, जैसे कड़वा, मीठा, इस तरह से, है ना। परिमाणवाचक जो मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, वस्तुओं की नाप तोल से संबंधित, जैसे थोड़ा, ज़्यादा इत्यादि। संख्यावाचक जो नंबर बताता है, जैसे एक, बहुत, जैसे अनेक बच्चे खेल रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से। और सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होता है, जैसे वह लड़का। अब ये लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का, तो इसके कारण इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। और जिन शब्दों की विशेषताएं बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, तो फूल तो यहाँ क्या हो गया, विशेष्य। वैसे तो फूल संज्ञा है, परंतु व्याकरणिक कोटि में ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।